हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के मीनिंग, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इम्पोर्टेंस और उसके नेचर के बारे में समझा था। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से, जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स के बारे में समझने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग और मैनेजर्स काम करते हैं और सभी मैनेजर्स के पास अलग अलग टाइप की अथॉरिटी या फिर पावर होती है, और उनकी इसी अथॉरिटी या उनकी इसी पावर के बेसिस पर उन्हें 3 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी या पावर होती है और फिर उनसे कम पावर होती है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स के पास में, और फिर उनसे भी कम पावर होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स आते हैं वो कौन होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है और वो बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, तो इस टाइप के लोग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, जो सबसे ज्यादा पावर होल्ड करते हैं और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी संभालते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। और उसके बाद आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो उन डिपार्टमेंटल हेड्स के अंडर जो सुपरवाइजर्स या जो सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं उन्हें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स ही एक्चुअल में एम्प्लॉयज या वर्कर्स को ऑर्डर्स देते हैं और उन्हें सुपरवाइज करते हैं कि कैसे उन्हें काम करना है, इसीलिए इसे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अब हम इन अलग अलग लेवल के मैनेजर्स के फंक्शंस को समझते हैं कि आखिर ये क्या काम करते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स के साथ में। तो इनका सबसे पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब है कि जो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा गोल क्या होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इसका पूरा डिसीजन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स लेते हैं, क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो ही डिसाइड करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे कि उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस साल में हमें सेल्स 15% से ज्यादा बढ़ानी है, या फिर हमें एक ब्रांच और खोलनी है, या हमें इतना प्रॉफिट अचीव करना है। तो ये सारे डिसीजन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स लेते हैं। उसके बाद इनका अगला फंक्शन है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो ये ही डिसाइड करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या होगा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पॉलिसीज रहेगी, कैसे काम किया जाएगा इनकी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद इनका अगला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स क्या काम करेंगे, और वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है आगे का। उसके बाद इनका अगला फंक्शन है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होते हैं, जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की जरूरत होती है, असेट्स की जरूरत होती है, प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत होती है। तो ये जो भी चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है उसका इंतजाम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स करते हैं। उसके बाद इनका अगला फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी,
तो इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और उसका सर्वाइवल, मतलब वो कितना आगे जाएगी या फिर वो सर्वाइव भी कर पाएगी कि नहीं उस मार्केट में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स की ही होती है, क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। तो अगर वो फेल होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ही होती है। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब जैसे कि सप्लायर्स से बात करना, मीडिया से बात करना, गवर्नमेंट से इंटरैक्ट करना। तो जितने भी काम होते हैं, जो भी कम्युनिकेट करते हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की बाहर के वर्ल्ड के साथ में, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स की। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग काम करते हैं। तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, क्योंकि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल कर काम नहीं करेगी तो वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इनका जो अगला फंक्शन है वो है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी एनवायरनमेंट में, और उसी हिसाब से वो अपने प्लान्स बनाते हैं, उसी हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी। इसके बाद इनका जो अगला फंक्शन है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये ही डिसाइड करते हैं कि उनका बिजनेस कैसे चलेगा, यही प्लान्स बनाते हैं, यही पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। तो इसीलिए ये ही रिस्पॉन्सिबल है उनके पूरे बिजनेस के लिए कि उनका बिजनेस कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। तो ये थे कुछ फंक्शंस टॉप लेवल मैनेजर्स के, और इनके फंक्शंस को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स की जो जॉब होती है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि इन्हें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाने पड़ते हैं, वो कैसे काम करेंगे ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं वो तो सिर्फ इनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, पर ये लोग सारे प्लान्स को बनाते हैं, सारी डिटेल्ड स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट की। इसीलिए इनका काम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है। साथ ही में इस काम को पूरा करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इनके काम पर ही डिपेंड करता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे जाकर काम करेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मिडिल लेवल मैनेजर्स डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स के बाद जो मैनेजर्स आते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनके फंक्शंस हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रॉम टॉप टू लोअर मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को बता देते हैं कि उन्होंने क्या प्लान्स बनाए हैं, उन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई है, और फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है उन प्लान्स, उन पॉलिसीज को, उन्हें अच्छे से समझना होता है उन चीज़ों को, और उसके बाद पास ऑन करना पड़ता है वही लोअर लेवल मैनेजर्स को, मतलब उन्हें भी समझाना पड़ता है कि उन्हें फिर आगे उन प्लान्स के हिसाब से कैसे काम करना होता है। तो इस तरीके से वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स से सारे प्लान्स ऑफ पॉलिसीज समझते हैं और फिर उसे पास ऑन करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को। इसके बाद इनका जो अगला फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब होता है कि उनके डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज होती है उन्हें कैसे चलना चाहिए, उन्हें क्या करना है, इन सब चीजों को मिडिल लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। यानी उनके डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन्हें वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है रिक्रूटिंग रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो फिर रिक्रूट करते हैं नए एम्प्लॉयज, जितनी भी उनके डिपार्टमेंट में जरूरत होती है, मतलब वो नए एम्प्लॉयज को बुलाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें जॉब देते हैं जितनी उनके डिपार्टमेंट में स्पेस होती है एम्प्लॉयज के लिए उस हिसाब से। इसके बाद इनका अगला फंक्शन होता है मोटिवेटिंग
मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट, मतलब वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो सभी लोग उनके डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर सकें और अपना बेस्ट दे सकें। इसके बाद इनका जो अगला फंक्शन है वो है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब होता है कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंटल हेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। जैसे कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑपरेट करे सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में, और सेल्स डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताए कि अभी ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं तो उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी। इस तरीके से उन्हें कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है, और इन सभी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजर्स की होती है, क्योंकि वो ही इन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट कर काम करें। इसके बाद इनका जो अगला फंक्शन है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो एक्चुअल में लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स का ही दूसरा नाम है, और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ही लोअर लेवल मैनेजर्स को बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है। तो इसीलिए उनकी एक्टिविटीज के लिए भी ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजर्स ही उन्हें काम देते हैं, उन्हें काम समझाते हैं, और अगर वो इस काम को करने में फेल हो जाते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स पर ही आ जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लोअर लेवल या सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंडर आते हैं, और ये लोग ही उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को या उनके जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। तो इस लेवल के अंदर सुपरवाइजर, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, इस टाइप के लोग आते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि उनके लोअर लेवल मैनेजर्स कैसे गाइड करते हैं उनके एम्प्लॉयज को, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो आखिर में करते तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स ही हैं, और उन्हें लोअर लेवल मैनेजर्स गाइड करते हैं। तो जितने अच्छे ये वाले मैनेजर्स होंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब हम समझते हैं इनके कुछ फंक्शंस को। तो इनका फर्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजर्स, क्योंकि ये ही वो मैनेजर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज या वर्कर्स को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो एम्प्लॉयज लोअर लेवल मैनेजर्स को उनकी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और ये लोअर लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स को उन एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं और उसका सॉल्यूशन लेकर आए उन एम्प्लॉयज के लिए। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। तो इसका मतलब होता है कि ये लोअर लेवल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन बना के रखें ताकि सभी एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर सकें, और उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को लोअर लेवल मैनेजर्स रिजॉल्व करें। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स ही सभी वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, तो उन्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि वो वर्कर्स जहां पर काम कर रहे हैं वो जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ हो और उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम न हो। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये लोग ही सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं सभी एम्प्लॉयज को और वर्कर्स को। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ध्यान रखें कि जितना भी काम हो रहा है वो प्रिसाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है, यानी अच्छी क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है, या जो भी उनके स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से होना चाहिए। और इन्हें इंश्योर करना होता है, मतलब ध्यान रखना होता है कि कितने आउटपुट की जरूरत है या जितने प्रोडक्शन की जरूरत है उतना प्रोडक्शन वर्कर्स कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है
बूस्ट द मोरल ऑफ वर्कर्स। तो क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स इन वर्कर्स को गाइड करते हैं तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन्हें इंस्पायर करें, इन्हें मोटिवेट करें कि ये सभी वर्कर्स अच्छे से काम कर पाएं। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इन मैनेजर्स को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें देखना होता है कि कैसे वो इस वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं और साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन कर सकते हैं उन वर्कर्स के लिए। इसके बाद इनका अगला फंक्शन है इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स। इसका मतलब होता है कि ये लोअर लेवल मैनेजर्स ही होते हैं जो एक्चुअल में जाकर इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज और वर्कर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें सुपरवाइज करते हैं। तो अगर उन एम्प्लॉयज या वर्कर्स को कुछ भी बताया जाना होता है तो वो लोअर लेवल मैनेजर्स के थ्रू ही बताया जाता है, वो ही कम्युनिकेट करते हैं सभी चीजों को उन वर्कर्स। तो ये थे लोअर लेवल मैनेजर्स के फंक्शन। और जैसा कि हमने देखा था कि क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं वर्कर्स से, और जो वर्कर्स होते हैं वो ही एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है उनके आउटपुट की यानी प्रोडक्शन की वो डिपेंड करती है और उन वर्कर्स पर। तो इसीलिए और उन्हें गाइड करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही में वो जो वर्कर्स होते हैं वो कितना हार्डवर्क से काम कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन और कितनी लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, इन सब का ध्यान भी लोअर लेवल मैनेजर्स ही रखते हैं और ये भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ बेसिक फंक्शन या कुछ बेसिक स्टेप्स आते हैं जो कि मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, जिसे हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। और ये फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर हम इन सभी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद इन सभी फंक्शन के सेपरेट चैप्टर्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट में, वो है प्लानिंग। तो जो मैनेजमेंट होता है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है जहां पर सबसे पहले हम प्लान करते हैं। तो प्लानिंग का मतलब होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ एंड व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट। तो यहाँ पर हम प्लान करते हैं और पहले से ही इन एडवांस मतलब पहले से ही ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमें करना है, हमारे गोल्स क्या होंगे, हमें कितने काम करने हैं, उन्हें कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ये सब चीजें हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ही हम अपना गोल सेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होना चाहिए और हमें क्या चीजें अचीव करनी है। साथ ही में हम ये भी प्लान करते हैं कि हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सब चीजें आती है प्लानिंग के अंदर, जहां पर हम पूरा प्लानिंग से रिलेटेड सभी चीजें करते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, जैसे कि हम प्लानिंग में हम सारी चीजों को डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या अलग अलग काम करने हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम उन कामों के अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, उन कामों के हिसाब से उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि जितनी भी चीजें होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड जिनके बारे में हमने प्लान किया था उनको हम एक प्रोडक्शन के ग्रुप में डाल देंगे और उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना देंगे, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर हमने प्लानिंग में जैसे अलग अलग चीजें डिसाइड की थी उनमें से जितनी भी चीजें परचेज से रिलेटेड होंगी उनके लिए हम एक परचेज का ग्रुप बना देंगे, जिसमें हम सारे परचेज से रिलेटेड चीजों को, उनके टास्क को अलग से ग्रुप कर लेंगे और उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बना लेंगे। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर ही हम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बनाते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि अलग अलग काम कौन कौन करेगा, मतलब हम ड्यूटीज को असाइन करेंगे। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक हेड की जरूरत है, वहां पर कुछ और सबऑर्डिनेट्स की जरूरत है, मतलब लोअर लेवल मैनेजर्स की जरूरत है, तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों की जरूरत होगी उस डिपार्टमेंट में। साथ ही में हम अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं,
मतलब हम पावर्स को डिवाइड करते हैं कि किस पोजीशन के एम्प्लॉय या मैनेजर के पास कितनी पावर्स होनी चाहिए। साथ ही में हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, मतलब हमारे प्लान के हिसाब से हमें जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है उन्हें हम अरेंज करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। हम डिसाइड करते हैं कि हर काम में कितने रिसोर्सेज लगेंगे और उस हिसाब से ही हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। साथ ही में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कब होना चाहिए और कब किया जाना चाहिए और कौन उस काम को करेगा। और साथ ही में हम अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को भी इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो अथॉरिटी रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि किसके पास कितनी पावर्स होगी, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करना होगा उनके डिपार्टमेंट के हेड्स को, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स को रिपोर्ट करना होगा टॉप लेवल मैनेजर्स को। इस तरीके से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं टास्क के, अथॉरिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करते हैं, सभी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है स्टाफिंग। तो जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में ड्यूटीज असाइन की थी, मतलब हमने डिसाइड किया था कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, वहां पर कितने मैनेजर्स होने चाहिए, कितने सुपरवाइजर्स होने चाहिए। इस तरीके से हमने ड्यूटीज असाइन करी थी। तो स्टाफिंग में जाकर हम इन प्लेसेस को फिल करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हम ढूंढते हैं उन लोगों को जो उस प्लेस के लिए फिट होते हैं और उन्हें जॉब देते हैं उस प्लेस के लिए। तो स्टाफिंग में हम राइट पीपल को ढूंढते हैं जो कि उस जॉब के लिए सही है और उनकी क्वालिफिकेशंस उस जॉब के हिसाब से सूट करती है। और क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, सभी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं, इसीलिए स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहा जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हम यहीं पर ही लेते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स, यानी कि सबसे पहले जॉब ऑफर देना, लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट करना, फिर उन्हें सिलेक्ट करना, फिर उन्हें प्लेसमेंट देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उनकी ट्रेनिंग करवाना उनकी जॉब के हिसाब से। ये सभी काम जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं वो स्टाफिंग के अंदर होते हैं। तो इसके बाद जो अगला फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं सभी एम्प्लॉयज को, ताकि उन्हें जो भी काम दिया गया हो वो उसे अच्छी तरीके से कर सके। और यहाँ पर क्योंकि हम एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब ये लोअर लेवल मैनेजर्स का काम होता है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि परफॉर्मेंस के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मतलब कोई काम किस क्वालिटी के साथ किया जाना चाहिए, उसकी मिनिमम क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और फिर कंट्रोलिंग के अंदर ही हम मेजर करते हैं हमारी करंट परफॉर्मेंस को, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है ये मेजर करते हैं। और फिर उन मेजरमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं हमारी इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे कि किस क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए उस क्वालिटी के साथ काम हो रहा है या नहीं, ये कंपैरिजन हम कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली हम मॉनिटर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, ताकि हम देख सकें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स या सही क्वालिटी से काम नहीं करेंगे तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं, हम मेजर करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और उसे कंपेयर करते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं। और अगर कुछ भी फर्क आ रहा होगा हमारे करंट परफॉर्मेंस में तो फिर हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं कि हम कैसे
उस चीज को ठीक कर सकें और हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम अपने काम को कर सकें। तो ये थे 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के, और इन्हें पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स का काम होता है वो हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का होता है, क्योंकि वो ही प्लान बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उनके ऑब्जेक्टिव्स या उनके गोल्स क्या क्या होंगे। साथ ही में वो ही ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, कितने लोग उनमें काम करेंगे और कौन सभी काम को करेगा। इसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा स्टाफिंग पर फोकस करते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि फिर उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करेंगे। वो उन लोगों को जॉब्स देते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करेंगे। साथ ही में उन्हें कोऑर्डिनेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब उन्हें देखना पड़ता है कि उनका डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है या नहीं। इस बात का भी ध्यान मिडिल लेवल मैनेजर्स रखते हैं। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का काम करते हैं, मतलब वो सबसे पहले तो डायरेक्ट करते हैं सभी एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, कि वो सही तरीके से सारा काम करें। वो उन्हें सुपरवाइज करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और साथ ही में वो ये भी चेक करते हैं कि सारा जो भी काम हो रहा है वो सही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है या नहीं। इस बात का ध्यान भी लोअर लेवल मैनेजर्स रखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो कि है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का नॉर्मल मीनिंग काफी सिंपल होता है कि सभी लोगों का मिलजुल कर काम करना, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर भी इसी डेफिनेशन में यही मीनिंग है बिजनेस के टर्म्स में, मतलब यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स सिंक्रोनाइजेशन से काम कर रहे हैं, मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन वही प्रोसेस है जिससे सभी डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो सभी लोग अगर कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट के अंदर। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए। और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है उसे अगले 2 पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा कि हमने अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो कोऑर्डिनेशन इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जिस तरीके से प्लान बनेगा हमें उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जिस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, उसी तरीके से हमें स्टाफिंग करनी होती है। साथ ही में हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जैसे ड्यूटीज असाइन की होती है, डायरेक्टिंग में हमें वैसे ही काम करना पड़ता है, उन्हें वैसे ही इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। साथ ही में कंट्रोलिंग के अंदर भी हमें अपने प्लान के हिसाब से देखना होता है कि सभी चीजें चल रही है या नहीं, सभी चीजें स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है या नहीं। और अगर कंट्रोलिंग में कोई भी फर्क आता है तो हमें उसे ठीक करना होता है, या फिर हमें जब अगली बार हम प्लान करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि लास्ट टाइम क्या क्या दिक्कतें आई थी, उसे फिर इस टाइम के प्लानिंग में फिर ध्यान में रखा जाता है। इस तरीके से सभी फंक्शंस एक दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तभी वो काम कर सकते हैं। इसीलिए सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। साथ ही में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। तो जैसा कि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इन तीनों में भी बहुत जरूरी होता है। और जब ये तीनों लेवल्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी तभी उस ऑर्गेनाइजेशन में चीजें अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि अगर ये लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो फिर जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ प्लान बनाते हैं तो फिर वो लोअर लेवल मैनेजर्स के पास पहुंच ही नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। साथ ही में जो भी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स होगी या उन्हें जो भी दिक्कतें आ रही होगी वो चीजें उनके डिपार्टमेंटल हेड्स तक नहीं पहुंच पाएगी अगर वो सब मिलजुल कर काम
काम नहीं करेंगे तो, और जब वो मिलजुल कर काम करेंगे तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे, यानी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन के। तो इसका पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मतलब एक ग्रुप में या एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, उनकी अलग अलग चीजों को वो फॉलो करते हैं, और क्योंकि वो सभी लोग काफी अलग होते हैं एक दूसरे से, तो उनके काम करने का तरीका भी काफी अलग होता है। और उन सभी के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वो मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तो वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर वो कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो वो पूरा ग्रुप एक साथ काम कर पाएगा, एक ग्रुप की तरह काम कर पाएगा, जो कि कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इसका अगला फीचर है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन में हम इस चीज को ध्यान रखते हैं, या एक कोऑर्डिनेशन का फीचर होता है कि जब सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, और इस तरीके से यूनिटी ऑफ एफर्ट्स पॉसिबल हो पाता है, जिससे हम अपने कॉमन गोल को, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला फीचर है कोऑर्डिनेशन का, वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हर फंक्शन पे जरूरी होता है मैनेजमेंट में, और हर लेवल पे भी जरूरी होता है एक मैनेजमेंट के अंदर। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कहीं पर भी रुक नहीं सकता है, ये एक नेवर एंडिंग चीज है और ये पूरे टाइम चलती रहती है। इसके बाद जो अगला फीचर है कोऑर्डिनेशन का, वो है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब होता है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर ये यूनिवर्सल चीज है, यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह पर देखने को मिलती है, भले वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो कोई और टाइप की जगह हो जैसे स्कूल, आपका घर, कोई दूसरे ट्रस्ट या एनजीओस। कोऑर्डिनेशन हर जगह पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला फीचर है कोऑर्डिनेशन का, वो है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों का मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी होता है, और ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी चीजों को दूसरे मैनेजर्स के साथ शेयर करें, उनके साथ मिलकर काम करें, और ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कुछ ही मैनेजर्स अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी, पर अगर सभी मैनेजर्स जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए हर मैनेजर का कोऑर्डिनेशन से काम करना जरूरी होता है। और इसके बाद जो लास्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन का, वो है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। इसका मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन को काफी डेलिब्रेटली करना चाहिए, मतलब काफी ध्यान से, काफी केयरफुली करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एकदम से या जल्दबाजी में करें। हमें कोऑर्डिनेशन को काफी ध्यान से करना चाहिए, काफी अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे सभी लोगों के साथ में तो काफी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को काफी डेलिब्रेटली, काफी ध्यान से किया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ फीचर्स कोऑर्डिनेशन के, और अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, वो ग्रो करती है, तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज भी बढ़ते जाते हैं। मतलब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज्यादा एम्प्लॉयज वहां पर काम करेंगे, और उन सभी एम्प्लॉयज की डिफरेंट नीड्स होगी, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते होंगे, उन सभी का काम करने का तरीका अलग होगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें वो सभी एम्प्लॉयज सब साथ में मिलकर काम करते हैं। जब कोऑर्डिनेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन का, वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं उनके फंक्शंस से रिलेटेड, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो उनके फंक्शंस के हिसाब से उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है, उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, और इन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं जो उनके डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि जो उनके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं,
वो ट्राई करते हैं कि सिर्फ उनका ही डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सभी अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए हर हेड ये ट्राई करता है कि उनका डिपार्टमेंट अच्छे से ट्राई करे, अच्छे से सारे कामों को पूरा करे, और ये सब सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर ही ध्यान देते हैं इस तरीके से। पर एक्चुअल में तो ये सभी डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सभी डिपार्टमेंट्स आखिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। और भले ही ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं, पर ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा तभी वो चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगी, और फिर वो उस रॉ मटेरियल से चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, और जब प्रोडक्शन होगा तभी उन चीजों का सेल्स पॉसिबल होगा। तो भले ही ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हो, पर एक्चुअल में ये इंटरडिपेंडेंट ही है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम ही नहीं करेंगे, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और काफी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट की काफी ज्यादा डिमांड हो उस टाइम पर, और सेल्स डिपार्टमेंट के पास सभी स्टॉक खत्म हो गया हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काफी कम प्रोडक्शन कर रहा हो, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम ही नहीं कर रहे थे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं था कि इस टाइम पर उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करना है, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जिसके कारण काफी सारे कस्टमर्स खाली हाथ वापस जाने लग गए। तो इसीलिए सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलजुल कर काम करना होता है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंस जो कि कोऑर्डिनेशन का है वो है स्पेशलाइजेशन। तो हम जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे लोग होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन काफी बार कुछ स्पेशलिस्ट को हायर करती है, कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो एक्सपर्ट्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ा सकें। पर जब काफी सारे स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सभी को लगता है कि उनका जो ओपिनियन है, वो जो सोचते हैं वो सही है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, जिसके कारण उन एक्सपर्ट्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, जिसका काफी बुरा असर पड़ सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो सभी एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट मिलजुल कर काम करें, ताकि उन स्पेशलिस्ट और उन एक्सपर्ट्स की स्पेशलाइजेशन का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये टॉपिक कोऑर्डिनेशन, और साथ ही में यहीं पर ही खत्म होता है हमारा ये चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।